वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल में यदि मैं शिवम शर्मा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बेस्ट मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं और टॉप 20 जीएस क्वेश्चन होंगे। तो उसमें टॉप 20 जीएस क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि टॉप 20 जीएस क्वेश्चन में आप इन चीज़ों को देखेंगे। और पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया हो तो लाइक बेशक बाद में करना, पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अच्छी वीडियो आपके लिए देते रहेंगे। तो इसमें मैं बताऊं कि टॉप 20 जीएस क्वेश्चन रहेंगे और टॉप 20 जीएस क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आप 51 जो मैं पीडीएफ बना रहा हूं तो उसका मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। आइए आपके लिए पहला क्वेश्चन मैं रखता हूं और ये पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है। मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है। मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे प्यारे भाई, वो क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष आए हुए हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और ए ऑप्शन है उपद्रवीय, उसे उप आर्कटिक भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड ग्रीष्म। ये क्वेश्चन वो है एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है जो आते हैं, आपको टीचर कराते नहीं है, ऊपर करा देते हैं। बच्चा समझता है अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गए हमारे, अब तो मैं भाई क्लियर कर ही दूंगा। तो इसलिए आप आराम से करें, क्वेश्चनों को ना बड़बड़ाएं। और दूसरी ऑप्शन है उपोष्ण स्टेप, स्तपी बोला जाता है उसे। और चौथा ऑप्शन है आर्द्र महाद्वीपीय कोषण ग्रीष्म। तो आपके लिए बताओ क्या राइट आंसर है, सभी लोग बताएं। 51 का 51 का बी ऑप्शन है क्लियर, भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड ग्रीष्म। दूसरा क्वेश्चन बी ऑप्शन क्लियर सही है, बी ऑप्शन क्लियर सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है गुजरी, तीसरा ऑप्शन है कोसुर, चौथा ऑप्शन है मोनपा। बताइए क्या ऑप्शन है। हाँ सभी लोग बताएं। दूसरे का डी ऑप्शन, 52 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इंग्लिश में जो पढ़ना चाहता वो इंग्लिश में पढ़ ले, ठीक है। और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता वो इंग्लिश में पढ़ ले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय किनसे मिलकर बना है। इसका थोड़ा कट भी गया है, शायद पीडीएफ कट की थी मैंने, कट भी गया है। हाँ, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय किनसे मिलकर बना है। तो भारी उद्योग विभाग पहला ऑप्शन है, भारी उद्योग विभाग एवं उद्योग और आंतरिक व्यापार होगा। इसमें चयन कर लीजिए और एक बार देख लेना क्या है, ठीक है। मैं या फिर दोबारा देख रहा हूं। हाँ अब सही है, दिख रहा है, कहीं नहीं चैन कटा नहीं है। देखो अब देखिए आंतरिक व्यापार है। दूसरा ऑप्शन है लोक उद्यम विभाग एवं उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं भारी उद्योग विभाग एवं लोक उद्यम विभाग। ये कह रहा है भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय किन से मिलकर बना है। तो आपको मेरे प्यारे भाई ये बताना है कि इसके तो भारी उद्योग है, भारी उद्योग विभाग एवं लोक उद्यम विभाग मिलकर बना है। इसका ऑप्शन है डी। हाँ इसका ऑप्शन है डी। आपको बात समझ में आई बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 54, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का अध्यक्ष इनमें से कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो बताएं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
नया क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का अध्यक्ष इनमें से कौन है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन दिए गए हैं रंजन पी वाटल, विवेक देवराय, असीमा गोयल, साजिद चिनॉय। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई विवेक देवराय। विवेक देवराय 54 का विवेक देवराय, विवेक देवराय। अगला क्वेश्चन 55, हिल्सा हिल्सा किस देश की हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है? जो हिल्सा है वो किस देश की राष्ट्रीय मछली है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है? सी, राइट आंसर सी, बांग्लादेश। अगर आपको समझ में आया हो तो बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 वाला क्वेश्चन आपके सामने, और उसको पढ़ें। 50 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 वाला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का विजयनगर एम्बास्ड लैंडिंग ग्राउंड जिसे हाल ही में फिर से शुरू किया गया था, कहां स्थित है? देखो इसमें मैंने करंट प्लस लॉजिकल क्वेश्चन डाले गए हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो आते हैं आजकल के पेपर में। भाई वो दिन गए कि ताजमहल कहां बना था, वो दिन गए। भारतीय वायुसेना का विजयनगर एम्बास्ड लैंडिंग ग्राउंड जिसे हाल ही में फिर से शुरू किया गया था, कहां स्थित है? विजयनगर का जो एम्बास्ड लैंडिंग ग्राउंड है वायुसेना का, वो हाल ही में फिर से शुरू किया गया था, वो कहां स्थित है? नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, नंबर सी कर्नाटक, नंबर डी हिमाचल प्रदेश। बताइए। हाँ वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखें क्या कह रहा है। रुस्तम 2 जो हाल ही में कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, क्या था? हाँ जो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रुस्तम 2 जो हाल ही में कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वो क्या था? बताइए क्या था जो रुस्तम 2 नाम दिया था, वो क्या था? यह लड़ाकू विमान था, दूसरा ऑप्शन हेलीकॉप्टर था, या परिवहन विमान था, या मानव रहित वायवीय वाहन था? बताइए क्या है? वेरी गुड, 57 का डी राइट आंसर होगा। 57 का डी राइट आंसर होगा, डी, डी राइट आंसर है, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 58। 58 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में संघीय न्यायालय की रचना कोष्टक में उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, ली आयोग या ली कमीशन 1923, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बताइए 58 का बिल्कुल राइट आंसर होगा सर सी, राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। 59 वाला क्वेश्चन, दक्कन या दक्षिण दक्कन का हैदराबाद राज्य आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में किस प्रकार सम्मिलित हुआ? 1948 में, 1950 में, 1949 में, या 1947 में? बताइए। हाँ बिल्कुल 1948 में। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच? क्वेश्चन क्या है, पढ़ो आराम से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है
भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? भारत के, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत बार आया है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो किनके बीच हाँ पढ़िए क्वेश्चन। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? पहला ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, संघ और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। बताइए क्या राइट आंसर रहेगा इसका? बिल्कुल सी, बिल्कुल राइट आंसर सी, नगर निगम और पंचायत। 11वीं अनुसूची आप खोलकर देखोगे, पढ़ोगे तो आपको विधान, नगर निगम और पंचायत के बारे में पता चलेगा उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 61 क्वेश्चन, पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य पर लागू नहीं होते हैं? पंचायत के पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य पर लागू नहीं होते हैं? क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया है आपने। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, असम, गोवा। बताइए राइट आंसर रहेगा इसका ए, मेघालय, मेघालय। अगला क्वेश्चन पढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं मिलती? इनमें से 3 ऐसी नदी हैं जो काला सागर में मिलती हैं और 2 ऐसी नदी हैं एक ऐसी नदी है जो काला सागर में मिलती है, नहीं मिलती है। बताइए इसमें से 62। बिल्कुल राइट आंसर है ए, बोलगा नदी। ये तीनों नदी काला सागर में जाकर मिलती हैं, पर एक बोलगा नदी ऐसी है जो काला सागर में नहीं मिलती है, बोलगा नदी। अब आया राइट। अब अगला क्वेश्चन 63 पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन 63 में। 63 में कह रहा है सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोग के गठन बनने का सही अनुक्रम लिखित में से कौन सा है? देखो पहले कौन सा आया, पहले के प्राचीन काल से आरंभ हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला था वित्त आयोग, फिर आया योजना आयोग, फिर निवेश आयोग, फिर निर्वाचन आयोग है। फिर बी ऑप्शन में दिया गया है निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, निवेश आयोग। फिर तीसरे ऑप्शन में दिया गया है योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, निवेश आयोग। इनमें से क्वेश्चन आपको ढूंढना है। निवेश आयोग डी ऑप्शन में दिया है, निवेश आयोग पहले आया, फिर वित्त आयोग आया, फिर योजना आयोग आया, फिर निर्वाचन आयोग आया। अब इसमें से आपको ये ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, अब बताइए कौन सा? तो मेरे हिसाब से राइट आंसर है निर्वाचन आयोग आया पहले, इलेक्शन कमीशन बनी, फिर प्लानिंग कमीशन बनी, फिर योजना आयोग बना, फिर वित्त आयोग आया, फिर निवेश आयोग आया। इसलिए राइट आंसर रहेगा 63 का बी। अगला क्वेश्चन 64 क्वेश्चन, 64 वाला क्वेश्चन क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआरएस के संबंध में नीति निरूपण किसका दायित्व है? पहला ऑप्शन है विधि एवं न्याय मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन 65। अगला क्वेश्चन 65 पढ़िए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए भारत में निम्नलिखित में से किसे केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी में बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, फिर दूसरा ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को, तीसरा ऑप्शन है
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय को। तो क्या राइट आंसर रहेगा सर इसका? बिल्कुल बताइए 65 का ए राइट आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, इन तीनों को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किया गया है। 66 का आंसर क्या रहेगा? विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 का मेजबान निम्नलिखित में से कौन सा देश था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको तो रट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट। विश्व पर्यटन दिवस में 2019 का मेजबान निम्नलिखित में से कौन सा देश था? पहला यूएसए, दूसरा भारत, तीसरा रूस, चौथा कनाडा। बताइए 66 का आंसर रहेगा भारत ने किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जामों में के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। 67 का क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन पढ़िए। पादप और जंतु फैलाव, पादप और जंतु फैलाव, पादप और जंतु फैलाव वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक हैं। पादप और जंतु फैलाव को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक हैं। पहला ऑप्शन है केवल ढाल, कोण और उभार, दूसरा ऑप्शन है ढाल आकृति और आपेक्षिक उभार, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है ढाल, कोण, ढाल आकृति और आभार, ढाल, कोण, ढाल आकृति और आपेक्षिक भार। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर। 67 स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल, कोण, डाल आकृति और आपेक्षिक उभार। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पढ़े 68। 68 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ें और बताएं। 68 वाला क्वेश्चन कह रहा है कोल इंडिया लिमिटेड CIL के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CIL का मुख्यालय कोलकाता में है क्या? दूसरा ऑप्शन है CIL 82 खनन से परिचालित होता है जो भारत के 20 प्रांतीय राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा मतलब जो कथन सही बताना है, CIL विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ये 68वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुने। केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल सेकंड और थर्ड, केवल फर्स्ट और थर्ड, सेकंड थर्ड तीनों। अब बताइए 68 का क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? मेरे हिसाब से CIL का मुख्यालय कोलकाता में, ये तो क्लियर है, और ये भी क्लियर है कि CIL विश्व का एकमात्र सबसे बड़ी कोयला कंपनी है, पर ये 82 खनन और परिचालित 20 प्रांतीय, ये गलत लग रहा है मुझे। केवल 1 और 3 सही लग रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट और थर्ड। तो 1 और 3। अगला क्वेश्चन 69। सर्बानंद सोनेवाल को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र में योगदान किए गए के लिए दिया गया था? मतलब ये किस योगदान के लिए दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। जो सर्बानंद सोनेवाल को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किस में? 69 का क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है राजनीति, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेवा, गुणवत्ता अनुसंधान हिंदी में। कोई नहीं, ये जो अवार्ड है सर राजनीति के लिए मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा ए। 70वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन बैठक बंदरगांव की समीक्षा, चिंतन बैठक बंदरगांव की समीक्षा बैठक में संपन्न हुई, खाली जगह, कोलकाता में हुई संपन्न, या तमिलनाडु में, या चेन्नई में, या मुंबई में? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। आज के लिए हम इतना ही करते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में। 20 क्वेश्चन दिए मैंने, 50 से 17 तक कराए हैं जो मेरे पास मैं अपने SR क्लासेस में ST कराता हूँ, उसी के कराए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है। जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं कल, हम मिलते हैं।